साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो जीएस दृष्टि सीरीज के तहत उत्तर प्रदेश के संबंध में मानचित्रात्मक पुस्तक प्रकाशित की गई है, इसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इस किताब के उत्तर प्रदेश की जलवायु, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ तथा उत्तर प्रदेश में वन्य जीव के संबंध में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में विभिन्न चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से जो है उपोष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। तराई क्षेत्रों में यहाँ नमी रहती है। तराई क्षेत्रों में यहाँ पर नमी रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो कुल 9 हैं। और यदि पूरे भारत में पूछा जाए तो कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं या प्रदेश हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश जलवायु प्रदेश के बारे में। तो इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में आपका तराई क्षेत्र आता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। तराई क्षेत्र में यहाँ पर कैसा है? यहाँ पर 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जबकि साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में यदि बात करें तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र इसके तहत आता है और यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। अब अन्य चीज़ों की बात करते हैं। तो देखिए, यदि शीत ऋतु की बात करें, उत्तर प्रदेश में ऋतुएं कितनी है? मुख्यतः 3 है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है। देखिए, थॉर्नथवेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात सम शीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। तो इसको आपको याद रखना है, CBW का। CBW मतलब सम शीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। वहीं कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में थॉर्नथवेट के अनुसार पूछेगा तो CBW है और कोपेन के अनुसार पूछेगा तो CWG है। अब यहाँ पर बात करते हैं शीत ऋतु में के संबंध में जो विशिष्ट तथ्य हैं। तो शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे इसकी अवधि क्या है? अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है, अक्टूबर से फरवरी तक। और सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? वो है जनवरी का। इस शीत ऋतु में वर्षा भी होती है। और यहाँ के तापमान के बारे में बात करें तो वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और ये चक्रवात औसतन जो है इनकी संख्या कितनी थी? 3 से 5 के मध्य होती है। और इसकी वजह से उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की जो मात्रा होती है कितनी होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, कम होती है पर होती है। और तापमान की बात करें तो यहाँ मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु में औसत अधिकतम तापमान जो है वो 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में अधिकतम तापमान जो है वो 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड और जबकि न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी तथा पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रीष्म ऋतु के संबंध में विशिष्ट तथ्यों को यहाँ पर देखें तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि उत्तर प्रदेश में कब से कब तक होती है? मार्च से लेकर के जून तक होती है। और अधिकतम गर्मी यहाँ पर कहाँ पड़ती है? तो अधिकतम गर्मी जो है झांसी और आगरा जिलों में पड़ती है, जबकि सबसे कम गर्मी जो है बरेली जिला में पड़ती है। लू एक शब्द होता है जो कि ग्रीष्म ऋतु में काफी सुनने को मिलता है। तो लू का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाएं। मतलब ये पछुआ हवाएं होती हैं, पश्चिम से चल रही हैं तो पछुआ हवाएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान रिकॉर्ड कितना है? 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत की बात करेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि ये जो है कर्क रेखा से निकटता रखता है। अधिकतम औसत तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितना होता है?
36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान कब होता है? मई व जून माह में होता है। आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के संबंध में विशिष्ट तथ्यों की। तो पहले हमने शीत ऋतु की बात की, ग्रीष्म की बात की, अब वर्षा ऋतु के बारे में बात करते हैं। तो इसकी अवधि कब से कब तक रहती है? जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है। सर्वाधिक वर्षा जो है आपकी जुलाई में अगस्त माह में होती है। औसत अधिकतम तापमान कितना होता है? 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और औसत न्यूनतम तापमान कितना होता है वर्षा ऋतु में? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। वर्षा की मात्रा की बात करें तो प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जो है जुलाई एवं अगस्त माह में प्राप्त होता है, तथा बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वा कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संबंध में। तो देखिए, मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक पदार्थ, जिसमें चट्टान, जलवायु दशाएं जैसे वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय, चाहे वो दीर्घकालिक हो चाहे अल्पकालिक, इस पर निर्भर करती है। और ध्यान रखिएगा कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है जिसमें हमारी फसल पैदा होती है, या कह सकते हैं मिट्टी की उपजाऊपन जो है वो लगभग 6 इंच तक ही होती है। मिट्टी की मोटाई की 6 इंच तक जो होती है उसी में मिट्टी की उर्वरता होती है। आगे बात करते हैं प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर। इन तीन वैज्ञानिक प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के विभाजन की यदि बात करते हैं तो देखिए, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियां, मतलब नवीन और पुरानी। दूसरा है बुंदेलखंडी मिट्टियां या दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्य श्रेणी की मिट्टियां। अब जो गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियां हैं, इनमें एक है बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, जो पहले निर्मित हुई है गंगा नदी के माध्यम से, और दूसरी है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। अब इसमें आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले बांगर मिट्टी के बारे में, जो कि पुरानी जलोढ़ मृदा है। मतलब अब बाढ़ में गंगा का पानी यहां तक नहीं आता है। तो इसमें खनिज प्रचुरता क्या होती है? फास्फोरस एवं चूना, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश आदि पदार्थों की कमी होती है। तो ध्यान रखिएगा, बांगर मिट्टी में फास्फोरस और चूना तो पाया जाता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश आदि पदार्थों की कमी होती है। उपरहार मिट्टी, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है। उपरहार मिट्टी क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जो बांगर मिट्टी होती है उसी का एक नाम है उपरहार मिट्टी। बांगर मिट्टी के अन्य नामों की बात करें तो इसे दोमट, मटियार, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़, उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। अब खादर मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो खादर मिट्टी का जो विस्तार है वो नदियों के बाढ़ वाले मैदान में है, जहां हर साल बाढ़ का पानी आता है। तो ये नवीन जलोढ़ होती है। इसकी उर्वरता की बात करें तो बांगर की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वरा शक्ति होती है। विशेषता, ये हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कोण वाली होती है। हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कोण वाली। इसमें खनिज की उपलब्धता की बात करें तो इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस पदार्थ की कमी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन की कमी जो है आपकी वो बांगर में भी होती है, खादर में भी होती है। परंतु एक चीज दोनों में डिफरेंस है कि फास्फोरस, बांगर मिट्टी में फास्फोरस होता है, उसकी प्रचुरता होती है, परंतु जो खादर मिट्टी है यहाँ पे फास्फोरस भी नहीं पाया जाता है। खादर मिट्टी के अन्य नामों की बात करें तो नवीन जलोढ़, कछारी, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट आदि। आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संबंध में कुछ विशिष्ट तथ्यों के बारे में। तो देखिए, इसे आप यहाँ की मिट्टी को तीन बड़े भागों में बांट सकते हैं। कैसे? भाबर पर्वतीय प्रदेश की मिट्टी, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और राम गंगा दोआब क्षेत्रों में की मिट्टी, उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई। एक सेकेंड, हमें यहाँ मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो देखिए, इसमें भाबर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये जो है, यहाँ ये मिट्टी कैसी होती है? मोटी रेत वाली, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में मिट्टी जो नदियाँ होती हैं वो आकर के लुप्त हो जाती हैं। वहीं यदि इसकी दूसरी विशेषता उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा दोआब क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ एवं कॉप मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जबकि यदि हम तीसरी इसकी विशेषता देखें तो उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में जो नाम दिए गए हैं उनकी यदि बात करें तो क्या नाम दिया गया है? सिक्का, करियाल एवं धनका। सॉरी, सिक्टा, करियाल एवं धनका नाम दिया गया है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख मिट्टियों के बारे में बात देखते हैं, उनके नाम को देख लें तो देखिए, लाल बलुई मिट्टियाँ मृदाएं, तराई मृदाएं, लवण मृदाएं, लवण प्रभावित मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएं, मध्यम काली मृदाएं, कैल्शियम युक्त मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं, पर्वत पदीय मृदाएं। अब कुछ अन्य चीजों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार मृदा अपरदन के जो प्रकार हैं उन प्रकारों की देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र में देखते हैं। उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन जो है ये विशेष रूप से प्रभावी है। जबकि पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो परत अपरदन विशेष रूप से यहाँ प्रभावी है जलीय अपरदन के रूप में। ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टी का अपरदन होता है वो जलीय अपरदन होता है। जबकि दक्षिणी क्षेत्र में ये यहाँ पर रिल अपरदन होता है और ये भी जलीय अपरदन के माध्यम से होता है। पश्चिमी क्षेत्र में देखें, पश्चिमी क्षेत्र में तो अवनालिका अपरदन यहाँ पे विशेष रूप से प्रभावी है। ठीक है, और यहाँ पे ये होता किसकी वजह से? वायु अपरदन। तो देखिए, उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन कौन सा मतलब अपरदन होता है? तो परत अपरदन होता है, ये प्रभावी है। पूर्वी क्षेत्र में भी परत अपरदन ही होता है जलीय अपरदन के माध्यम से। दक्षिणी क्षेत्र में रिल अपरदन होता है और पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन होता है। अब बात करते हैं लाल मिट्टी के संबंध में विशिष्ट तथ्यों के। उत्तर प्रदेश में जो लाल मिट्टी पाई जाती है, तो ये लाल मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है, कहाँ मिलता है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बालू में लाल शैलों के अपक्षय के द्वारा होता है। और लाल मिट्टी का विस्तार जो है आपका बेतवा और धसान जो नदियां हैं, इन नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चना एवं दलहन आदि। गेहूं, चना एवं दलहन आदि। लाल मिट्टी में कमी किसकी है? नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की। नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की यहाँ पर कमी है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बुंदेलखंडी मृदा के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों की। तो बुंदेलखंडी मिट्टी क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियां जो होती हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियां बुंदेलखंडी मिट्टियां कहलाती हैं। इनका विस्तार कहाँ है? जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर। जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर। इनके अन्य नाम क्या हैं? परवा या पड़वा, माड़ या मार, राकर या राकड़ मृदा, राकर मृदा, भोटा मृदा इत्यादि। तो नाम फिर से देख लीजिए बुंदेलखंडी मृदा के: परवा या पड़वा, माड़ या मार, राकर या राकड़ मृदा, भोटा मृदा इत्यादि। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? मथुरा एवं आगरा। मथुरा और आगरा ये पश्चिमी क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, और यहाँ का अपरदन का रूप क्या है? अवनालिका अपरदन होता है। ये यहाँ पर अवनालिका, वायु अपरदन की वजह से अवनालिका अपरदन होता है। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? जलीय अपरदन से तो ये कौन सा क्षेत्र है? हिमालय का तराई प्रदेश। हिमालय का तराई प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टर्सरी मिट्टी संबंधित क्षेत्र कौन सा? शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। जल प्लावित
नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है किस नाम से? डूह मृदा के नाम से। डूह मृदा के नाम से। बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को किस नामों जानते हैं? रेगुर, करेल या कपासी मृदा आदि नामों से इसको जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। तो उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश का अधिकांश वन क्षेत्र जो है उत्तराखंड में चला गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मात्र 6.15% क्षेत्र पर जो आपका ISFR 2021 की रिपोर्ट है, फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है उसके अनुसार इतना 6.15 वनावरण शेष है उत्तर प्रदेश में। वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? 3.08%। 3.08% को मिला करके यह परसेंटेज जो है 9.23 तक पहुंचता है। देखिए ये जो 9.23 है इसमें 6.15% का वनावरण है और इसके अतिरिक्त 3.08% का वृक्षावरण है। ठीक है, अब कुछ अन्य चीज़ों की बात करते हैं। पहले देखिए उत्तर प्रदेश की वन नीतियों की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश या पूरे भारत की प्रथम वन नीति जो है आपकी 1952 में आती है और द्वितीय नीति उत्तर प्रदेश या पूरे भारत की 1988 में आती है। देखिए उत्तर प्रदेश वन नीति का संचालन वर्ष 1998 से 1998 से कर रहा है। वर्तमान स्थिति क्या है? राज्य वन नीति 2017 लागू है उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनकी। तो कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? यह है आपका 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 6.15% है। पहले हम उन लोग वनावरण की बात कर चुके हैं 6.15%। इसमें वृक्षावरण शामिल नहीं है। अति सघन वन इसमें कितना है? 1.09%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.09%। मध्यम सघन वन 1.67% कुल भौगोलिक क्षेत्र का। खुले वन 3.39% कुल भौगोलिक क्षेत्र का। झाड़ियां कितना है? झाड़ियों का क्षेत्रफल जो है वो 563.38 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्र का 0.23%, मतलब ये जो 6.15% है इसका 0.23%। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। ये क्रम है, सबसे अधिक सोनभद्र, उससे कम चंदौली, उससे कम चित्रकूट है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से? सबसे कम आपका भदोही में है, उससे ज्यादा मैनपुरी में, उससे ज्यादा देवरिया में है। अधिकतम, अभी तक हमने परसेंटेज की बात की, अब अधिकतम वन क्षेत्र की बात करते हैं। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पे है? सोनभद्र। देखिए परसेंटेज के रूप में भी सोनभद्र है और क्षेत्रफल के माध्यम से भी जो है सोनभद्र है। दूसरे पे लखीमपुर खीरी है उससे कम, और तीसरे पे मिर्जापुर है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले भदोही, देखिए परसेंटेज के रूप में भी सबसे कम है और क्षेत्रफल के रूप में भी। तो भदोही, उससे ज़्यादा मऊ की है, उससे ज़्यादा मैनपुरी की है। आगे चलते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के वन यहाँ पे मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटेली झाड़ियाँ। अब वनों से लाभ क्या है इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जैसे बीड़ी बनाने हेतु तेंदू वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। कत्था की प्राप्ति जो है वो खैर वृक्ष के प्रयोग से होता है। वहीं इमारती लकड़ी के रूप में साल और सागौन का प्रयोग होता है। रेलवे लाइन के स्लीपरों के रूप में साल, चीड़, सागौन, देवदार आदि वृक्षों का प्रयोग करते हैं। कागज उद्योग में बेंत एवं बांस का प्रयोग करते हैं। बिरोजा एवं तारपीन के तेल की प्राप्ति हेतु चीड़ के वृक्ष के राल का प्रयोग किया जाता है। तो ये वनों से कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश मतलब वन से संबंधित, वनावरण संबंधित जो है कुछ प्रमुख पहलों की बात यहाँ कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश वन महोत्सव के बारे में यदि बात करें तो इसका प्रारंभ कब होता है? जुलाई 1952 में इसका प्रारंभ हुआ। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 1 से 7 जुलाई, प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है? वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ है रोटी, और रोटी ही जीवन है। अब बात कर लेते हैं वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों से संबंधित जिले या क्षेत्रों के बारे में। तो देखिए बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था तथा प्लाईवुड उद्योग से संबंधित जो जिले हैं वो हैं बरेली, नजीमाबाद एवं
ज्वालापुर। जबकि कागज उद्योग संबंधित जिला है सहारनपुर। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र और वाराणसी। खेल का सामान मेरठ। बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्जापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। तो सहारनपुर जो है आपका बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने के लिए भी है और कागज उद्योग के लिए भी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में। तो इसमें एक आता है सामाजिक वानिकी योजना, उत्तर प्रदेश में 1979 से प्रारंभ होती है। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 2004-5 में प्रारंभ की गई थी। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-6 में। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में प्रारंभ की गई। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना 2007-8 में। वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-8 में। वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ 1989-90 में किया गया। अब बात करते हैं ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के बारे में। तो ये जो है इसे प्रारंभ किया गया 7 नवंबर 2015 को। 7 नवंबर 2015 को ग्रीन यूपी क्लीन यूपी प्रारंभ किया गया। इसके तहत विशेषज्ञ 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 22.5 करोड़ पौधारोपण संपन्न किए गए। पहले जब था पहले 2015 में शुरुआत किया गया 5 करोड़ और 2019-20 के वित्तीय वर्ष में 22.5 करोड़ पौधारोपण जो है संपन्न हुए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में वन्यजीवों के संबंध में। देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। तो इस फैक्ट को आपको यहाँ पर याद रखना है। वन्यजीव परिरक्षण संगठन का प्रमुख कार्य विदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना है। उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर 3 बाघ अभ्यारण्य हैं, पीलीभीत, दुधवा और अमनगढ़। कौन कौन से हैं? पीलीभीत, दुधवा और अमनगढ़ हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर की बात कर लेते हैं तो 3 हैं। नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ, कानपुर प्राणी उद्यान और तीसरा है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। तो 3 हैं, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ अन्य चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर जोड़ लीजिएगा आप। देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं वो 4 हैं। यहाँ पे 3 दिए गए हैं पर आपके 4 हैं। चौथा जो है चित्रकूट का रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य था, उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो एक आपका पीलीभीत हो गया, दूसरा दुधवा हो गया, तीसरा अमनगढ़ है। अमनगढ़ जो है ये जो जिम कॉर्बेट था अब उत्तराखंड में हिस्सा चला गया, उसका जो कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में बिजनौर इलाके में वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो है आपका, तो उसको ध्यान रखिएगा, चौथा जो है वो रानीपुर है। ठीक है, चौथा आपका रानीपुर है जो कि आपके चित्रकूट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार के। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव विहार हैं और उससे संबंधित जिलों की बात कर लेते हैं। तो देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका कहाँ पर है? तो ये चंदौली में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्यजीव विहार ये बांदा में है। ठीक है। कतरनिया घाट रानीपुर वन्यजीव विहार आपका बांदा में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में। सोहलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, इन 3 जिलों में विस्तारित है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है आपका महाराजगंज में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये आपका मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर में विस्तारित है। जबकि कैमूर वन्यजीव विहार जो है आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में है। तो ये कुल आपके 11 वन्यजीव विहार जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा कि रानीपुर वन्यजीव विहार जो है आपका चित्रकूट में है। ठीक है, चित्रकूट में है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में कुल 14 पक्षी विहार हैं उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? कुल 14 हैं। अब कौन कौन से हैं 14? तो देखिए विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार, विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार आपका महोबा में है। पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार गोंडा में है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में है।
समन पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में है, बखिरा पक्षी वन्यजीव विहार जो है संत कबीर नगर में है, सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में है, जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल पक्षी वन्यजीव विहार आपका बलिया में स्थित है। और आपका एक सेकेंड, शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार उन्नाव में, समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार आपका रायबरेली में है, जबकि पटना पक्षी वन्यजीव विहार एटा में, लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में है, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार जो है आपका प्रतापगढ़ में है। यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल बुक 2018 के तहत उपर्युक्त के अतिरिक्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और 2 अन्य टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत और शाहजहांपुर में है, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर जिला में है, उसका विवरण भी दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मछलियों की जो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं उन प्रमुख प्रजातियों के बारे में। कौन कौन से नाम यहाँ पे एक बार देखना है। तो देखिए, सिंघी, कट्टा, मत्स्य, बित्तल, हिल्सा, ईल, शॉल, क्यूचपा, तेगन, ट्राउट, पड़हिन, लावी, रसेला, ब्रिगाल, मांगुर और रोही, ये क्या है, मछलियों की प्रजातियां हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इटावा सफारी पार्क के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो इसकी स्थापना जो है, इटावा सफारी पार्क की स्थापना एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के हेतु किया गया है। एशियाई शेर आपके गिर के जंगल में गुजरात में पाए जाते हैं। पर्यटन विकास हेतु 2 कारण थे, एक तो एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने हेतु, दूसरा पर्यटन विकास हेतु। यहाँ पे जो मुख्य जीव मतलब प्रमुख जीव जो पाए जाते हैं उसमें भालू है, तेंदुआ है, हाथी, हिरण और शेर पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वन्य जीव संरक्षण हेतु जो कुछ योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उन कुछ योजनाओं के बारे में। जैसे मयूर संरक्षण केंद्र आपका मथुरा के वृंदावन में, कछुआ पुनर्वास योजना, गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के संरक्षण हेतु इसको प्रारंभ किया गया। घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना, मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु इसको प्रारंभ किया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार स्थित है चंदौली में, जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में है। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल की कितने हैं वर्तमान में, कुल 10 हैं, और पूरे देश में कितने हैं वर्तमान में 75 हैं। तो इन 10 की बात कर लेते हैं। उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा का पार्वती अरंगा पक्षी विहार, मैनपुरी का समन पक्षी विहार, रायबरेली का समसपुर पक्षी विहार, हरदोई का सांडी पक्षी विहार, इटावा का सरसई नवार झील, आगरा का सूर सरोवर, ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरोरा तक, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि और बखिरा पक्षी वन्यजीव विहार। इसे ये संत कबीर नगर, ये कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है। इसे जून 2021 में शामिल किया गया। तो कुल 10 हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।